प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं आधुनिक काल। देखिए, आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभाजित किया। सर्वप्रथम आदिकाल का नाम उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल नाम दिया। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया। आधुनिक काल को उन्होंने गद्यकाल नाम दिया। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ कालखंड को गद्य की प्रमुखता के कारण गद्यकाल नाम दिया है और इसकी समय सीमा विक्रम संवत 1900 से 1980 अर्थात सन 1843 ईस्वी से 1923 ईस्वी स्वीकार की है। आधुनिक काल के लिए जो विभिन्न नाम दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं। देखिए, गद्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया। वर्तमान काल मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया। आधुनिक काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया और आधुनिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम गद्य काल इसलिए रखा क्योंकि इस काल में गद्य की प्रधानता परिलक्षित हो रही है। तथापि गद्य काल कहने से इस काल का प्रचुर परिमाण में लिखा गया पद्य साहित्य उपेक्षित सा हो जाता है। अतः इस काल को आधुनिक काल कहना अधिक उपयुक्त है। इस नामकरण में गद्य और पद्य दोनों प्रवृत्तियों का समावेश तो हो ही जाता है, साथ ही यह नाम यह भी बताता है कि इस काल की प्रवृत्तियाँ पुरानी परंपरा से हटकर नवीन एवं आधुनिक हो गई हैं। निश्चय ही आधुनिक युग बोध ने साहित्य को दरबारी परिवेश से बाहर निकालकर जनजीवन के निकट ला दिया है। गद्य की अनेक विधाओं का विकास आधुनिक काल में ही हुआ। देखिए, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, इस पर आज अपन विस्तृत चर्चा करते हैं और कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी ने श्रृंगार रस मंडन नामक एक ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा था, जिसकी भाषा अपरिमार्जित एवं अव्यवस्थित है। इसके उपरांत वार्ता साहित्य की रचना गद्य में हुई। यद्यपि अब तक शताधिक वार्ता ग्रंथ 100 से अधिक वार्ता ग्रंथ प्राप्त हो चुके हैं, पर महत्वपूर्ण 2 ही ग्रंथ हैं, जिनमें 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। इन दोनों वार्ता ग्रंथों के रचयिता मूल रूप में वल्लभाचार्य जी के पौत्र गोसाई गोकुलनाथ हैं, जिन्हें अनुयायियों ने विस्तार देकर ग्रंथ का रूप प्रदान किया। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों और 252 वैष्णवन की वार्ता में गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त है। वल्लभ संप्रदाय का वार्ता साहित्य गोसाई विट्ठलनाथ और गोसाई गोकुलनाथ के वचनामृत पर आधारित है, जिसे लिपिबद्ध करने का कार्य श्री कृष्ण भट्ट, कल्याण भट्ट और हरि राय ने किया। हरि राय की गणना ब्रजभाषा गद्यकारों में सबसे ऊपर की जाती है। कथात्मक और तथ्य निरूपक दोनों प्रकार का गद्य हरि राय जी ने लिखा है। वार्ता साहित्य प्राय प्रचारपरक, शिक्षात्मक और स्वउद्देश्य से है।
स्वउद्देश्य है, उसकी भाषा में तत्सम और अर्ध तत्सम शब्दों की बहुलता है। 84 वैष्णवन की वार्ता 17वीं शती के उत्तरार्ध में लिखी गई, जबकि 252 वैष्णवन की वार्ता औरंगजेब के काल में की। नाभादास द्वारा रचित अष्टयाम, जो कि जिसका प्रकाशन है 1603 ईस्वी, ये पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में है, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। देखिए, ब्रजभाषा गद्य की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं उनमें 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, इससे ऊपर श्रृंगार रस मंडन जो गोसाई विट्ठलनाथ की है। उसके बाद अष्टयाम है नाभादास की 1603 ईस्वी में। अगहन महाताम्य की है वैकुंठ मणि शुक्ल 1627 ईस्वी। वैशाख महाताम्य वैकुंठ मणि शुक्ल की 1627। नासिकेतोपाख्यान 1800 ईस्वी। बैताल 25 सुरती मिश्र आईने अकबरी की भाषा वचनिका लाला हीरालाल 1795 ईस्वी। देखिए, गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रजभाषा गद्य का पूरा विकास नहीं हो सका। वार्ता ग्रंथों में उसका परिष्कृत एवं सुव्यवस्थित रूप उपलब्ध होता है, किंतु आगे चलकर काव्य की जो टीकाएं लिखी गईं उनमें गद्य का रूप बहुत अशक्त एवं अव्यवस्थित रहा। जानकी प्रसाद द्वारा रचित रामचंद्रिका की टीका 1817 ईस्वी की भाषा भी अशक्त एवं अव्यवस्थित है। खड़ी बोली गद्य की महत्वपूर्ण पुस्तक गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम रचना जिसे माना है गंग कवि की चंद छंद वर्णन की महिमा, इसकी रचना सम्राट अकबर के समय में हुई थी। 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वासिष्ठ नाम का गद्य ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा। राम प्रसाद निरंजनी पटियाला दरबार के थे। इनका गद्य देखकर ये पता चलता है कि मुंशी सदा सुखलाल एवं लल्लू लाल ने 60 वर्ष पहले भी खड़ी बोली गद्य का परिमार्जित रूप था। योग वासिष्ठ में प्रयुक्त गद्य आचार्य शुक्ल के अनुसार सर्वाधिक परिमार्जित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी को ही प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की जिन महत्वपूर्ण कृतियों का उल्लेख अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है, उनका क्रमबद्ध विवरण इस प्रकार है। खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं एवं उनके रचयिता। चंद छंद वर्णन की महिमा, इसके रचयिता गंग कवि हैं, जो कि सम्राट अकबर के समय। भाषा योग वासिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी 1741 ईस्वी। पद्म पुराण का भाषानुवाद पंडित दौलत राम 1766 ईस्वी। मंडोवर का वर्णन अज्ञात हैं इसके कवि 1773 से 1783 ईस्वी। सुखसागर मुंशी सदा सुखलाल नियाज 1818 ईस्वी। प्रेम सागर लल्लूलाल 1800 ईस्वी। नासिकेतोपाख्यान जिसके सदल मिश्र हैं 1800 ईस्वी। और रानी केतकी की कहानी जिसका दूसरा नाम उदयभान चरित भी है, इसके हैं इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां, ये भी लगभग 1800 ईस्वी की रचना खड़ी बोली की प्रारंभिक रचना है। और जिन्हें गद्य चतुष्ट कहते हैं उनमें सुखसागर के रचयिता हैं मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदर मिश्र और इंसा अल्लाह खां। ये चतुष्ट कवि जो लेखक हैं, गद्य लेखक। लल्लू लाल जी आगरा के गुजराती ब्राह्मण थे।
फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर की रचना की। लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की, जिसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा वर्णित है। लल्लू लाल जी ने इस कृति में अरबी फारसी के शब्दों से परहेज किया है। इन्होंने उर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक और माधोनल। लल्लू लाल जी ने बिहारी सस्सई की टीका भी लिखी, जिसका नाम है लाल चंद्रिका। कलकत्ता में इन्होंने एक प्रेस भी खोला था, जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी से पेंशन लेने के बाद ये आगरा में ले गए। इस प्रेस का नाम इन्होंने संस्कृत प्रेस रखा। देखिए सदल मिश्र दूसरे जो चतुष्ट जो गद्य लेखक है, उसमें सदल मिश्र भी फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में काम करते थे। इन्होंने भी कॉलेज अधिकारियों की प्रेरणा से खड़ी बोली गद्य की पुस्तक नासिकेतोपाख्यान तैयार की। ब्रजभाषा के साथ साथ कुछ पूर्वीपन इनकी भाषा में दिखाई देता है। मुंशी सदा सुखलाल नियाज दिल्ली के रहने वाले थे। इन्होंने सुख सागर लिखा। सुख सागर विष्णु पुराण, इन्होंने विष्णु पुराण से उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक का निर्माण किया और हिंदी में श्रीमद् भागवत पुराण का अनुवाद सुख सागर नाम से किया। मुंशी जी ने ना तो किसी अधिकारी की प्रेरणा से और न किसी दिए हुए नमूने पर अपने ग्रंथ लिखे। उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की शिष्ट भाषा में अपनी रचनाएं लिखी। इंशाअल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे, जो दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए थे। इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी या उदय भान चरित की रचना 1800 ईस्वी के आसपास की। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने ठेठ हिंदी में किए जाने की इच्छा व्यक्त की, जिसमें हिंदी को छोड़ किसी और बोली का पुट ना हो। हिंदी गद्य के इन 4 प्रारंभिक लेखकों में से इंशाअल्लाह खां की भाषा सबसे अधिक चटकीली, मुहावरेदार और चलती हुई भाषा है। इंशाअल्लाह खां रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाना चाहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन चारों लेखकों में मुंशी सदा सुखलाल को विशेष महत्व दिया। मुंशी सदा सुखलाल को हिंदी गद्य का प्रवर्तन करने वालों में स्थान दिया जाना चाहिए। इन चारों लेखकों का रचना काल मोटे तौर पर 1800 ईस्वी के आसपास है, अतः हिंदी गद्य का सूत्रपात भी 1800 ईस्वी के आसपास से समझना चाहिए। ईसाई धर्म प्रचारकों में से एक विलियम कैरे ने बाइबिल का हिंदी और बंगला अनुवाद कराया। इनका गद्य सीधा और सरल है। चलती हुई भाषा का प्रयोग उसमें किया गया है। अंग्रेजी राज्य के प्रारंभ में कचहरी की भाषा फारसी ही रही। कुछ प्रांतों में प्रांतीय भाषाएं अदालती कामकाज में प्रयुक्त होने लगी। कुछ प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं जैसे सर सैयद अहमद खान ने स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का भी विरोध किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी के पक्षपाती थे तथा अंग्रेजों के कृपा पात्र थे। हिंदी की रक्षा के लिए उन्होंने महान कार्य किया तथा वे बराबर सर सैयद अहमद खां का विरोध करते रहे। गारसा दतासी नामक फ्रांसीसी विद्वान ने हिंदी उर्दू के इस झगड़े को फ्रांस में बैठकर हवा दी। आचार्य शुक्ल के अनुसार अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को स्थान देना पड़ा। देखिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो भारतेंदु मंडल है, उसमें गद्य के इन चतुष्ट कवियों के बाद में चर्चा करते हैं। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी उर्दू के इस संघर्ष काल में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के पक्षपाती बनकर सामने आए।
शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर होने से पूर्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी में बनारस अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसकी भाषा में उर्दू का पुट था। शिक्षा विभाग में मुसलमानों का दल अधिक शक्तिशाली था, अतः उन्होंने मध्यमवर्ती मार्ग का अनुसरण करते हुए आप चलती हुई भाषा का समर्थन किया, जिसमें उर्दू के चलते हुए शब्दों का प्रयोग होता था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की लिखी पुस्तकें आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास, तिमिरनाशक, मानव धर्म सार, उपनिषद सार, भूगोल, हस्तामलक आदि। वस्तुतः सितारे हिंद की भाषा का स्वरूप ऐसा था कि वे हिंदी उर्दू की समस्या को हल करने का प्रयास करते जान पड़ते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने बड़ी चतुराई से हिंदी की रक्षा की, अन्यथा मुसलमान नेता हिंदी को स्कूली शिक्षा से बाहर कर देने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाए हुए थे। राजा साहब ने अपनी प्रारंभिक पुस्तकों, जिसमें राजा भोज का सपना आदि में सरल हिंदी का प्रयोग किया है, उसमें वह उर्दूपन नहीं है जो बाद की पुस्तकों इतिहास तिमिरनाशक में दिखाई पड़ता है। यही नहीं, अपितु उनकी पुस्तक मानव धर्म सार में तो उन्होंने संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग किया है। संभवतः शिक्षा विभाग में नौकरी करने के बाद अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर उन्होंने अपनी भाषा नीति बदली और अपनी बाद की पुस्तकों में उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग करने लगे। इतिहास तिमिरनाशक भाग 2 की भूमिका में वे साफ लिखते हैं कि मैंने इस पुस्तक में भाषा का वही स्वरूप रखा है जो बेताल पचीसी का है। बेताल पचीसी की भाषा उर्दू है। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के रहने वाले थे। उन्होंने सन 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला और 1862 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद सरस एवं विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। उन्होंने अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के। राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकॉट बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस नाटक का परिचयात्मक विवरण देते हुए बहुत सुंदर लेख लिखा। पिनकॉट साहब हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे और भारत का हित हृदय से चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र आदि हिंदी लेखकों से वे बराबर हिंदी में पत्र व्यवहार करते रहते थे तथा इंग्लैंड के अखबारों में हिंदी लेखकों और ग्रंथों का परिचय बराबर देते रहते थे। आचार्य शुक्ल का विचार है कि उस समय के हिंदी लेखकों के घर में पिनकॉट साहब के 2-4 पत्रावश मिलेंगे। पिनकॉट साहब भारत में भी आए और लखनऊ में भी उनका देहांत हुआ। हिंदी के रक्षकों में बाबू शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ साथ पंजाब के बाबू नवीन चंद्र राय भी थे। उर्दू के पक्षपातियों से उन्होंने बराबर संघर्ष किया। नवीन बाबू ने एक व्याख्यान में कहा कि उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ ना होगा, क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। उसमें मुसलमानों ने व्यर्थ में बहुत से अरबी फारसी शब्द भर दिए हैं। उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है। ये पंजाब के बाबू नवीन चंद्र राय के कथन थे। देखिए, नवीन चंद्र बाबू के इस व्याख्यान से हिंदी के पक्के दुश्मन गारसा दत्तासी
पक्के दुश्मन गारसा दतासी फ्रांस में बैठे बैठे बहुत चिढ़े और उन्होंने नवीन बाबू को हिंदू कहते हुए हिंदी का विरोध एवं उर्दू का समर्थन किया। 1857 की राज्य क्रांति एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। 1849 ईस्वी में सिखों को पराजित करने के बाद संपूर्ण देश पर अंग्रेजों का शासन हो गया था। 1856 ईस्वी में अवध भी अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। इससे अंग्रेज मदोन्मत्त हो गए और देशी राजाओं द्वारा एकजुट होकर 1857 ईस्वी में व्यापक स्तर पर विद्रोह करते हुए ध्वस्त प्राय मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। देशी राज्यों का विलय और अवध प्रदेश का अंग्रेजी राज्य में समाहार लॉर्ड डलहौजी की नीति की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं थीं जिनसे जनता की भावना पर कठोर प्रहार हुआ। जनता सिपाहियों एवं रजवाड़ों में जो असंतोष व्याप्त था वही 1857 की राज्य क्रांति विद्रोह के रूप में सामने आया। इस राज्य क्रांति का पूरे देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इसने देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को झकझोर दिया। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी और भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन किया तो दूसरी ओर भारतीय जनमानस में भी नवीन चेतना जागृत हुई, जिसने भारत को सांस्कृतिक रूप से पुनः जागृत कर दिया। क्रांति की लपटों ने साहित्य को भी प्रभावित किया और साहित्यकारों में स्वातंत्र्य चेतना, राष्ट्रीय चेतना को काव्य में व्यक्त करने की बलवती इच्छा साफ दिखाई देने लगी। साहित्यकारों द्वारा व्यक्त इन भावनाओं ने जनता में राष्ट्रीय चेतना उद्बुद्ध करने में पर्याप्त योगदान दिया। ईसाई धर्म प्रचारक भारतीय धर्म एवं समाज की मान्यताओं की खिल्ली उड़ा रहे थे। भारतीय धर्म तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों का मजाक उड़ाकर हमें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। यही नहीं अपितु आर्थिक लालच देकर भोले भाले भारतीयों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए लालायित भी कर रहे थे। अतः ऐसे माहौल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता अनुभव की गई। राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि महापुरुषों ने सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप से भारतीय जनता को जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। देश के प्रबुद्ध जनों, चिंतकों ने जनता को नई प्रेरणा दी। विधवा विवाह को उचित बताया, बाल विवाह को अनुचित बताया, सती प्रथा पर रोक लगाई गई। देश की उन्नति के लिए अछूतोद्धार का प्रयास किया गया। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। देखिए 1857 की राज्य क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया है। मेरठ में मंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया, जिसने अंग्रेजों को यह बता दिया कि अब भारतीयों को बहुत दिनों तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। कविता में स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, नए विषयों की ओर उन्मुखता दिखाई देने लगी। कविता रीतिकालीन परिवेश से मुक्त होकर नवयुग का द्वार खोलने लगी। अंग्रेजी साम्राज्य में होने वाली भारत दुर्दशा का चित्रण भी इन शब्दों में होने लगा। अंग्रेजी साम्राज्य में होने वाली भारत दुर्दशा का चित्रण भी इन शब्दों में होने लगा। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जाते यह अति ख्वारी। अर्थात अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, मतलब भारत में उनका आधिपत्य होता जा रहा था और भारत की दुर्दशा, जैसे जैसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तो वो भारत के खजाने को धीरे धीरे लूटने में लगे हुए थे। तो पे धन विदेश चली जाते अहे अति ख्वारी, ये बहुत दुख की बात है। निश्चय ही 1857 की राज्य क्रांति ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का बिगुल साहित्य में भी फूंक दिया, ऐसा कहना असंगत ना होगा।
देखिए, भारतीय सांस्कृतिक जागरण और हिंदी, इसमें अपन बात करते हैं तो अब भारतेंदु युग, देखिए इसमें जो आधुनिक काल का जो विभाजन किया है उसमें भारतेंदु युग डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जिसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है, 1857 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल जिसे द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1918। छायावादी युग जिसे 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर युग जिसके दो भेद किए हैं, प्रगति और प्रयोगवाद 1938 से 1953। नवलेखन काल 1953 से जो चल रहा है। अब देखिए इस पर अपन नेक्स्ट उसमें चर्चा करेंगे। थैंक यू।